अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लॉजिकल, एनालिटिकल या रीजनिंग से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फर्स्ट तो हमने करना ये है कि दो प्रूफ करने हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी एंड डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P सब स्क्रिप्ट में। याद रखिएगा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो लैदा आते हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं इनके आंसर क्या हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में बताना है और एग्जांपल देनी है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो खुद कार होता है, जिसको हमें चलाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड करता है। So, a process which does not need any external aid, उसको कोई बाहर से ताकत नहीं चाहिए होती, कोई फोर्स नहीं चाहिए होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी बाहर से टू प्रोसीड, चलने के लिए। ऐसा रिएक्शन जो है यहाँ प्रोसेस जो है वो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल एड टू प्रोसीड। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस होगा विच रिक्वायर्स एक्सटर्नल एड टू प्रोसीड। इसको एक्सटर्नल एड चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो आगे की तरफ प्रोसीड कर सके। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल है कि हायर आल्टीट्यूड से वाटर का मूव करना नीचे की तरफ। और अगर केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन खुद ही हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसमें किसी किस्म का टेम्परेचर या कोई चीज देते नहीं है, ये खुद का रिएक्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल है पंपिंग वाटर अपहिल, ऊपर की तरफ पानी पंप करना। मसलन आप चाहते हैं कि आप अपनी टैंकी में पानी भरें, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वाटर पंप लगाना पड़ेगा। अ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। विदाउट हाई टेम्परेचर ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते, लिहाजा आप याद रखिएगा कि ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा अगर मैं हाई टेम्परेचर नहीं दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो कि वाटर पंपिंग अपहिल है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पार्ट 2 है वो है एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप बताएं कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल, फर्स्ट यू नीड टू एग्री और डिसएग्री कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं सर, दिस शुड नॉट बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकॉज आप कैंडल को लिट नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, यानी कि उसको स्प्लिंटर या माचिस की तीली से आग नहीं लगाएंगे तो वो जलेगी नहीं। तो इन दैट केस इट शुड बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि जब एक दफा उसे आग लगा दी जाए, कैंडल चला दी जाए, तो वो खुद ब खुद जलती जाती है। आपको फिर कोई उसको किसी किस्म का फोर्स प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती कि वो अपनी बर्निंग को कंटिन्यू रखे। सो ऐसे प्रोसेस जिनको इनिशियली स्टार्ट कर दिया जाए, एनर्जी रिक्वायर करते हो कि उनको बस स्टार्ट कर दिया जाए। मतलब पेपर की बर्निंग एक साइड कोने से शुरू करें, पेपर खुद ही बर्न हो जाएगा पूरा। दैट काइंड ऑफ प्रोसेस विच रिक्वायर्स energy to start, and once they are started they will proceed on their own, is also called spontaneous process.
सो हम इसका आंसर लिखेंगे सम प्रोसेसेस नीड एनर्जी टू स्टार्ट। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है स्टार्ट होने के लिए। वंस दे आर स्टार्टेड, they will continue और proceed on their own। फिर उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो खुद ही चलते जाते हैं। For example, when candle is lit with matchstick, माचिस की तीली, यानी कि जब कैंडल को चलाया जाता है मैच स्टिक के साथ, इट विल कंटिन्यू बर्निंग विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो वो बर्निंग कंटिन्यू रखती है, अपनी एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं रिक्वायर करती कि आप उसे बार बार जलाएं तो वो चलेगी। वो एक्चुअली जलती जाती है, आप उसे सिर्फ एक दफा जला दें, लिट कर दें विद मैच स्टिक। सो बर्निंग ऑफ अ कैंडल, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच कंटिन्यू ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस। वंस उसको इनिशिएट करा दिया जाए, जला दिया जाए, तो ऐसे प्रोसेसेस जिनको अगर आप एक दफा चला दें, उनको आग लगा दें, बर्निंग करवा दें, तो वो फिर फर्दर चलते जाएंगे। ऐसे प्रोसेसेस को हम बर्निंग ऑफ कैंडल की एग्जांपल के तौर पे, बर्निंग ऑफ कोल के तौर पे, बर्निंग ऑफ पेपर के तौर पे, बर्निंग ऑफ पेट्रोल के तौर पे, अगर उसकी हमें खास क्वांटिटी को आग लगा दें, वो ऐसा सारा जल जाता है। तो दैट वुड बी अ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये एक दफा जलाया तो बाकी खुद ही चलता जाएगा। सो आप यहां लिखेंगे So, burning of candle is a spontaneous process. Okay, पार्ट सी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूनिवर्स के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कभी भी नहीं होते? क्या ये सच है? एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। It is not true. There are some non-spontaneous processes that happen in universe, although they require some external aid। हमारा कहने का ये मतलब है कि ये बात गलत है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यूनिवर्स में नहीं होते। होते हैं, हाँ, हम मानते हैं कि उनको एक्सटर्नल एड की रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट स्टिल दे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ nitrogen monoxide due to lightning is a spontaneous process, non-spontaneous process that happens इन यूनिवर्स। अब आप कहेंगे सर इसको केमिकली हम किस तरह लिखेंगे? इसकी एग्जांपल हम पहले भी 2-3 दफा डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन का गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के गैसियस मॉलिक्यूल या गैस से रिएक्ट करके 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये तब पॉसिबल है जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो उससे इतना टेम्परेचर क्रिएट होता है कि ये
प्रोड्यूस हो जाती है और इस दौरान ये एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी एब्जॉर्ब किए बिना प्रोसेस हो रहा है। इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ अमाउंट एंथैल्पी चेंज ऑफ 180.51 किलो जूल पर मोल। नाउ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड व्हिच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग टेम्परेचर बढ़ाएगी, एनर्जी ज्यादा करेगी, वो एनर्जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं नेचर में जो कि आपको लगता है कि शायद ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। नो, सम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो नेचुरली हो रहे होते हैं इस तरीके से कि कोई लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग से ये प्रोसेस प्रोसीड हुआ और प्रोडक्ट बना दी। हाँ जी, हम मानते हैं कि इसको एनर्जी चाहिए, वो लाइटनिंग ने प्रोवाइड कर दी। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट हम उनकी डिमांड ये है क्वेश्चन की कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएं क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स, ये बताता है एनर्जी, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form। ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके दो हिस्से हैं कि एनर्जी ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बल्कि आप जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने हीट दी, हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली। अब वो हीट को एब्जॉर्ब करके या वर्क कर लेगा या अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज कर लेगा, बढ़ा लेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज ले आएगा। या वो सिस्टम अगर तो मैकेनिकल वर्क कर सकता है तो वो मैकेनिकल वर्क कर लेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने हीट दी नहीं और वो सिस्टम मेरा आउटपुट जनरेट करना शुरू हो गया। ये ऐसे ही है जिस तरह एक गाड़ी में पेट्रोल ना फिल करें तो वो फासला नहीं तय कर सकती। सेम इसी तरह अगर सिस्टम को आप एनर्जी देंगे तो सिस्टम आपका एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। आप एनर्जी दे रहे हैं, वो इनपुट हो रही है और आउटपुट हो रही है, ना एनर्जी बन पा रही है ना डिस्ट्रॉय हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि हमने 100 जूल एनर्जी दी और हमारे फॉर एग्जांपल सिर्फ वर्क हो रहा है तो 100 जूल वर्क आया। अगर हमारा 90 जूल वर्क आता है ना तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि 10 जूल एनर्जी जाया होगी, बल्कि वो जो 10 जूल एनर्जी है वो किसी ना किसी सूरत में कन्वर्ट हो जाती है। हो सकता है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो मशीन के अंदर, हो सकता है वो मशीन या सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन में लॉस हो गई हो। इसका मतलब यही है कि आपकी एनर्जी की जो इनपुट और आउटपुट है वो ओवरऑल जो आपके सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। यानी कि आपके सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की 100 जूल तो सराउंडिंग से एनर्जी 100 जूल कम होगी, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर ली और सराउंडिंग को फर्क भी नहीं पड़ा। हम ये सोचते हैं कि हम जब किसी भी सिस्टम की एनर्जी चेंज कर रहे हैं हम उस पर वर्क कर सकते हैं, उसको हीट दे सकते हैं, वो एक दूसरे में चेंज होगी। अब आगे चलते हैं। हाउ डज इट एक्सप्लेन दैट क्यू V इज इक्वल टू डेल्टा ई एंड क्यू P इज इक्वल टू डेल्टा ई। सो हम वन बाय वन इसको प्रूव करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर करके जाना है। वो कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये स्टूडेंट्स मैंने 2 सिलेंडर बनाए हैं, इस पे ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ये मूवेबल एक पिस्टन है, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। जब मैं गैस को हीट करूंगा, इसके अंदर ये गैस फिल हुई है, अगर मैं इस गैस को या इस सिस्टम को एनर्जी देता हूं Q, ये इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, ये मैंने इसे एनर्जी दी सिस्टम को, तो सिस्टम ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब सिस्टम उस एनर्जी को
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि सिस्टम एक काम ये कर सकता है कि अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर ले, यानी कि सिस्टम वर्क करे और अपना वॉल्यूम इस लेवल से उठा के इस लेवल तक ले जाए। ये कहलाएगा चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, जो कि इक्वल होता है V2 माइनस V1 के। दूसरा है कि वो इस हीट से अपनी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा ले, अपनी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल तेज कर ले, वाइब्रेशनल मूवमेंट तेज हो जाए, या जो ज्यादा इफेक्ट होता है टेम्परेचर की वजह से ट्रांसलेशनल मूवमेंट को होता है वो इंक्रीज कर जाए। यानी कि अगर आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आप पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप हीट सप्लाई करते हैं तो उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और हीट का कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो जाएगा वर्क करने में बाय द सिस्टम। अब ये जो वर्क के साथ साइन है ना, बुक में इसमें शुरू में पॉजिटिव लगाया हुआ है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं, मैं इस वर्क के जो साइन है शुरू में नेगेटिव यूज करता हूं। यानी कि मैं लिख देता हूं जो हीट सिस्टम ने क्यों एब्जॉर्ब की उसने इंटरनल एनर्जी में चेंज किया और कुछ हिस्सा हीट का इस्तेमाल हो गया वर्क करने में, यानी कि वो हीट में से माइनस हो जाएगा। जैसे ही अगर मैंने 100 जूल एनर्जी दी तो उसमें से जितनी एनर्जी ने वर्क करवाया वो तो सिस्टम ने इस्तेमाल कर ली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब उसने एनर्जी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया 20 जूल, तो बाकी जो 80 जूल एनर्जी बची ना वो असल में इस्तेमाल हुई इंटरनल एनर्जी के चेंज में। सो दैट्स व्हाई मैं इस वर्क को माइनस करूंगा, क्योंकि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की थी वो इस्तेमाल कर ली वर्क करने में। अब क्यों वॉल्यूम वर्क कौन सा किया है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, P डॉट डेल्टा वी, वो इक्वल आया डेल्टा E के। अब आप कहेंगे सर अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये 0 के इक्वल कर दें, इसलिए कि आपने पिस्टन जो है ना अपनी जगह पे फिक्स कर दिया। आपने ये जो पिस्टन की मूवमेंट है ना ये रोक दी, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ये असल पोजीशन पे ही रहेगा। तो जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो डेल्टा ई किसके इक्वल आया? क्यू माइनस पी इंटू 0, तो डेल्टा ई इक्वल आया क्यू के। अब देखें यहां मैं वी लगा रहा हूं इसलिए कि ये हीट एब्जॉर्ब हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब गौर करें एक बात, ये वी इधर भी लगा देते हैं। अब गौर करें एक बात, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इस पे पूरा उत्तर है कि मैंने हीट जो एब्जॉर्ब करवाई सिस्टम को वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया और वो सिस्टम की कोई भी स्टेट को, कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज ना कर पाई, बल्कि उसने क्या किया? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। वो हीट कन्वर्ट हो गई काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में। अगर वर्क हो रहा होता तो हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती, वर्क यानी कि इंटरनल एनर्जी के अलावा वर्क में भी कन्वर्ट हो जाती, या सिस्टम उसे वर्क में कन्वर्ट कर देता। सो आपका जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो हीट सप्लाइड के इक्वल है ना। इंटरनल एनर्जी में चेंज खुद ब खुद आ सकता है कि सिस्टम ने एनर्जी क्रिएट कर ली। अब हम कैलकुलेट करते हैं पार्ट 2। उसके लिए हम लिख लेते हैं कि हमने प्रूव करना है कि डेल्टा H इक्वल है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर के। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो यूं है कि ये जो गैस के पिस्टन एंड सिलेंडर लिया था, ये जो मेरे पास फिगर नंबर 1 है, इसके अंदर जो मैंने वॉल्यूम चेंज को पहले कंसीडर किया था नहीं हो सकता, अब मैं कंसीडर कर रहा हूं कि हो सकता है। यानी कि गैस को मैंने वॉल्यूम चेंज अलाउ कर दिया, तो अब उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर हम इस बात को इस्तेमाल करते हैं टोटल हीट कंटेंट्स या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम के लिए। देखिए चेंज इन एंथैल्पी इक्वल होता है, वैसे एंथैल्पी किसकी इक्वल होता है? अगर हम जनरली बात करें तो एंथैल्पी इक्वल होता है H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कि दोनों चीजें हमने काउंट कर ली। तो अगर मैं इन दोनों को डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा E
इस तरफ आ जाएगा डेल्टा एच, और चेंज यानी कि डेल्टा जब प्रेशर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा तो प्रेशर में भी चेंज पॉसिबल है, तो डेल्टा पी डॉट वी, और वॉल्यूम में भी चेंज पॉसिबल है, तो पी डॉट डेल्टा वी। अब यहां पे एक शर्त है कि कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास गिवन इक्वेशन जो है वो मैं प्रूव कर रहा हूं फॉर गैस, पहली बात है फॉर गैस ये इक्वेशन प्रूव कर रहा हूं। दूसरी बात है कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, यानी कि P2 इज इक्वल टू P1। इन दैट केस ये जो फैक्टर है ये वाला, ये फैक्टर जो है ये हो जाएगा 0। उसकी वजह ये है कि इसमें डेल्टा P इज इक्वल टू 0 है, तो पीछे क्या बच गया, डेल्टा E प्लस P डॉट डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा H। अब आप कहेंगे सर डेल्टा E की वैल्यू होती है Q प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि माइनस W प्लस P डॉट डेल्टा V। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था P डॉट डेल्टा V ही होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है ये सारी कैलकुलेशन, तो QP लिख देता हूं एंड पे, तो डेल्टा H का जो आंसर है वो आया QP के इक्वल। तो हमारे पास इस इक्वेशन के बाद जो इक्वेशन आई हुआ है, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू Q हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। सो आपकी हीट जो सप्लाई हो रही है वो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, और आपने याद रखना है कि ये हीट ना प्रोड्यूस हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उससे ही एंथैल्पी चेंजेस आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन डेल्टा E एंड डेल्टा H। क्वेश्चन नंबर 5 में हम इस बात को डिटेल में पढ़ चुके हैं, सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसकी डिटेल को स्टडी कीजिएगा। और उसके बाद वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि ये सच है कि डेल्टा H एंड डेल्टा E सेम वैल्यू रखते हैं एक रिएक्शन के लिए जो सोल्यूशन स्टेट में हो, यानी कि लिक्विड स्टेट में हो। फॉर रिएक्शंस इन लिक्विड या सोल्यूशन स्टेट डेल्टा H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा E, या सेम फॉर डेल्टा E। कैसे, जरा चेक करते हैं। डेल्टा H की वैल्यू थी डेल्टा E प्लस P डॉट डेल्टा V प्लस डेल्टा P डॉट V। अब स्टूडेंट्स हम तो एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं, तो ये तो हो गया 0, तो स्टूडेंट पीछे बच गया डेल्टा E प्लस P डॉट डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा H। अब फॉर सॉल्यूशंस जो होता है ना, डेल्टा V की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम नहीं आता सॉल्यूशन में, गैसेस में आता है, सॉल्यूशंस में नहीं आता। तो फिर हम ये कर लेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E P डॉट 0, तो ये P डॉट 0 डेफिनेटली 0 होगा, तो डेल्टा H किसके बराबर है, डेल्टा E के। कब, जब वॉल्यूम चेंज ना हो, और वॉल्यूम चेंज कब नहीं होता, जब कोई रिएक्शन सॉल्यूशन स्टेट में हो रहा हो, तो इन दैट केस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E होगा, यानी कि एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू सेम एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इनकी लॉजिक्स और रीजंस भी समझ आई होंगी। ये लॉजिक्स और रीजन में जो मेन पॉइंट होता है उसको आपने मार्कर से मेंशन करना है, ताकि एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन के पढ़ने में आसानी और आपको फुल मार्क्स मिले। जब डेरिवेशन की जाती है तो डेरिवेशन का स्टार्ट और एंड मेंशन किया जाता है मार्कर से, ताकि एक एग्जामिनर एज ए एग्जामिनर अगर मैं देखूं तो मुझे आइडिया हो कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स एट दिस प्लेस। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करती हैं, साथ साथ आपकी नॉलेज भी। आई होप ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।